डाइजेशन के बारे में अब स्टडी करते हैं। देखिए डाइजेशन एक्चुअली क्या है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम। इंजाइम के मदद से जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है तो इस बात को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन एक हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है, ये वाटर के प्रेजेंस में होता है, यानी वाटर जो है तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है और एंजाइम एज ए कैटलिस्ट जरूरी है। तो देखिए हम 3 कंपोनेंट ऑलरेडी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख चुके हैं। फर्स्ट जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट है जिसमें डाइसेक्राइड लिए हैं, और सेकंड जो है वो प्रोटीन का एक टुकड़ा है, इसमें हम लोग डाइपेप्टाइड लिए हैं, और इधर जो है फैट है इसमें ट्राइग्लिसराइड है। तो देखिए इसका डाइजेशन कैसे होता है। ये डाइसैकराइड है, इसमें हम वाटर को जोड़ते हैं। देखिए वाटर H2O, तो यहाँ इसमें से OH निकाल दिए और यहाँ पर जोड़ दिए। देखिए OH इसमें से निकाल कर यहाँ पर जोड़ दिए, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ H बचा है, तो H यहाँ पर जुट जाएगा। देखिए H यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। O पहले से था तो क्या हो जाएगा यहाँ OH। तो देखिए इसके पास भी OH, इसके पास भी OH हो गया, बीच में दोनों जुड़ा हुआ था O से, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये वाटर ऐड होने पर क्या हुआ, टूट गया। यानी यहाँ पर जो एंजाइम भाग लिया उसको कहेंगे डाइसैकराइडेज। यहाँ पर एंजाइम जो भाग लिया वो डाइसैकराइडेज है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डाइसैकराइड जो है वाटर के कारण और ये जो एंजाइम है कैटलिस्टिक रोल प्ले कर रहा है, इसके कारण ये टूट करके मोनोसेक्राइड हो गया। ये डाइजेशन है। इसी प्रकार पॉलीसेक्राइड है, वो भी टूट करके लास्ट में मोनोसेक्राइड बन जाता है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है डाइपेप्टाइड है, 2 एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ पर जो है H2O जुटेगा, H2O। अब देखिए यहाँ पर जो एंजाइम इसमें कैटलिस्टिक रोल प्ले करेगा उसका नाम है डाइपेप्टाइडेज। ये डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो है वो टूट जाएगा, ये तोड़ देगा डाइपेप्टाइड को, और डाइपेप्टाइड टूट करके एमिनो एसिड बनेगा। देखिए NH2, यहाँ पर R1, यहाँ पर COOH, और यहाँ पर है OH, यहाँ पर H कर दीजिए, H और यहाँ H। अब देखिए यहाँ पर भी H लिख देते हैं, ये एक एमिनो एसिड हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, तो NH2, यहाँ पर R2, यहाँ पर H और यहाँ COOH। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एमिनो एसिड टूट करके अलग हो गया, ये वाटर लगने के कारण। यहाँ पर देखिए एक H जो है इसमें से और O यहाँ पर जुट करके बन गया COOH, और एक जो है यहाँ पर क्या हुआ, तो N है, तो यहाँ पर जो है H2 जुड़ करके, देखिए जुड़ करके ये बन गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि डाइपेप्टाइडेज एंजाइम जो है डाइपेप्टाइड को तोड़ करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि बहुत सारा एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो वहां पर जो एंजाइम भाग लेगा पॉलीपेप्टाइडेज, वो एंजाइम क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। फाइनली एक ही बार में नहीं तोड़ेगा, स्टेप वाइज तोड़ेगा। पॉलीपेप्टाइड है तो ट्राइपेप्टाइड में टूटेगा, ट्राइपेप्टाइड है तो फिर डाइपेप्टाइड में टूटेगा, और डाइपेप्टाइड जो है टूटकर एमिनो एसिड में बिखर जाएगा। तो ये जो एमिनो एसिड है वो बिखर कर जाएगा कहाँ, यानी ये डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाएगा और वहां से पूरा बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा जहां पर इसका जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर जो है ट्राइग्लिसराइड है, जहाँ एंजाइम जो है इसको तोड़ करके, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम इसको तोड़ करके तो क्या बना देगा, तो ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH प्लस 3 फैटी एसिड। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि ये भी एक ही स्टेप में नहीं हो जाएगा। पहले क्या होगा कि जो इमल्सिफाइड फैट है वो टूटेगा, और नहीं इमल्सिफिकेशन हुआ है तो उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। जो इमल्सिफाइड, जो छोटे छोटे फैट हैं वो टूटेंगे, जैसे फैट का डाइजेशन तो माउथ से ही हल्का फुल्का शुरू हो जाता है,
देखिए लिंगुअल लाइपेज होता है जो माउथ में हल्का फुल्का डाइजेशन करता है। इसके बाद गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो भी हल्का फुल्का डाइजेशन करता है। और फाइनल डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहाँ पर जो है लाइपेज वर्क करता है बड़ा बड़ा फैट पर भी, क्योंकि बड़ा बड़ा जो फैट है उसको इमल्सिफाइड कर दिया जाता है बाइल जूस के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि ये डाइजेशन जो होता है वो एक ही स्टेप में नहीं होता है बल्कि कई स्टेप में होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि ट्राइग्लिसराइड है, ये जो है इमल्सिफाइड होने के बाद ट्राइग्लिसराइड जो है इसका डाइजेशन कैसे होगा, तो लाइपेज इसको तोड़ करके जो है डाइग्लिसराइड बनाएगा और फिर डाइग्लिसराइड जो है टूट करके मोनोग्लिसराइड, और मोनोग्लिसराइड मैंने कहने का मतलब कि यहाँ से एक फैटी एसिड निकला तो ये जो है डाइग्लिसराइड हो गया, दो फैटी एसिड रहेगा। अब फिर इसमें से एक फैटी एसिड निकला तो मोनोग्लिसराइड हो गया और वो भी निकल गया, यानी 3 फैटी एसिड निकला और एक ग्लिसरॉल। तो इस तरह इसका डाइजेशन होगा। और ये डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, तो ब्लड में नहीं जाएगा बल्कि लैक्टियल में जाएगा, लिम्फ वेसल्स में जाएगा। तो ये जो है, इसके बाद अगर हम डाइजेशन देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड में 2 है, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का डाइजेशन जो है डीएनएज एंजाइम से होता है और आरएनए का आरएनएज एंजाइम से होता है। अब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनएज उसको तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा और न्यूक्लियोटाइड जो है ना उसको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में और प्लस फॉस्फेट को हटा देगा और न्यूक्लियोसाइड जो है उसको न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो है तोड़ेगा और बना देगा ये नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इस प्रकार जो है डीएनए कंप्लीटली जो है टूट करके अलग हो जाएगा। तो इसको हम स्टेप वाइज जो है ना लिख करके और समझा देंगे, क्योंकि ओरली जो है आप सुन करके हो सकता है कि कुछ ही % समझ पाए, लेकिन इसको जो है ना हम रिटर्न में देंगे। तो चलिए 1 बाय 1 देखेंगे। डाइजेशन का शुरुआत जो है कहाँ से होता है, तो माउथ से होता है। तो चलिए माउथ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। डाइजेशन इन माउथ, अगर इसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं हम लोग तो देखेंगे कि माउथ में डाइजेशन जो है वो सलाइवा के द्वारा होता है। देखिए सलाइवा जो होता है वो सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, और हमारे माउथ कैविटी में 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो खुलता है। तो ये 3 टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से, देखिए कान के नीचे जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है। पैरोटिड ग्लैंड जो है उसका डक्ट जो होता है स्टेंसेंस डक्ट होता है, और इसमें कभी कभी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन जिसको हम मम्स कहते हैं, यानी गलफुली मैया गांव देहात में। तो ये मम्स जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। चलिए अब दूसरा नंबर पर आते हैं। जीभ के नीचे जो है सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल। ये सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इसका डक्ट जो होता है रिविनस डक्ट होता है, रिविनस डक्ट। जीभ के नीचे आप देख सकते हैं, कभी चटपटा चीज़ होता है ना, खाते हैं ना, और तो पिचकारी की तरह जो है ना सलाइवा बाहर निकलता है। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं लोअर जॉ। लोअर जॉ को क्या कहते हैं, मैंडिबल, समझे ना। लोअर जॉ क्या है, मैंडिबल। अपर जॉ क्या है, मैक्सिला। तो ये सब मैंडिबुलर जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका जो डक्ट होता है उसको वार्टन्स डक्ट कहते हैं, वार्टन्स डक्ट। तो ये सब जो डक्ट है इससे क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। तो ये सब डक्ट ग्लैंड है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब चलिए सलाइवा में क्या क्या रहता है, तो सलाइवा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे K+, Na+, Cl-, H माने बाइकार्बोनेट, HCO3-, ये सब आयंस होते हैं। और सलाइवा में रहता है टाइलिन नाम का एंजाइम, टाइलिन। देखिए इसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जो स्टार्च को 30%, देखिए 30% स्टार्च जो है इसको माल्टोज में तोड़ देता है, माल्टोज में, है ना। 30% ये टाइलिन, ये एंजाइम्स है जो स्टार्च को 30% जो है ना स्टार्च को माल्टोज में माउथ में तोड़ देता है। और इसके अतिरिक्त जो है सलाइवा में एक एंजाइम और होता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो है ना ये क्या करता है, तो लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वाल को डाइजेस्ट कर देता है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है और माउथ को डिसइंफेक्टेंट रखता है, यानी संक्रमण से मुक्त रखता है, इन्फेक्शन से फ्री रखता है।
तो ये जो है सलाइवा के बारे में हो गया। अब देखिए टंग के बारे में बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं कि टंग जो है ये एक लिंगुआ मतलब बोलने में भी हेल्प करता है, और टंग जो है उसमें टेस्ट बर्ड होता है जिसको पैपिली कहते हैं। कई तरह 4 तरह का पैपिली बताए थे, ऑलरेडी बताया जा चुका है इसके बारे में। तो टंग क्या करता है, मिक्सअप करता है सलाइवा को किसके साथ, फूड के साथ। और आप देखते हैं टीथ, तो देखिए वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हम लोग के 4 अलग अलग तरह का जो टीथ होता है। तो टीथ के बारे में हम लोग थोड़ा जो है ना ध्यान से देखते हैं। टीथ के बारे में देखिए 4 तरह का हम लोग के माउथ में टीथ होता है। तो सबसे पहले हम लोग माउथ कैविटी जो है ना, बगल कैविटी, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये हो गया हार्ड पैलेट, इसमें रूगा रहता है, जिगजैग लाइनिंग होता है, और यहाँ पर जो है ना सॉफ्ट पैलेट है, और यहाँ पर यूगुला है। तो ये जो है सॉफ्ट पैलेट, और यहाँ पर जो है ना नीचे देखिए हाइवाइड बोन रहता है, यहाँ फ्रेनुलम से टंग जुड़ा रहता है, टंग जो है फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सॉफ्ट पैलेट, इसके नीचे ये है यूगुला, और यहाँ पर हम टीथ देखते हैं। तो टीथ जो है यहाँ पर 3 टीथ होता है, इसको हम कहते हैं मोलर, और यहाँ पर 2 टीथ है, इसको कहते हैं प्रीमोलर, और यहाँ पर एक नुकीला टीथ होता है, इसको कहते हैं कैनाइन, और यहाँ पर 2 दांत होता है, सीजर की तरह वर्क करता है, इसको कहते हैं इंसीजर। इसी प्रकार यहाँ पर 2 इंसीजर होगा, एक कैनाइन होगा, और यहाँ 2 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होगा। यहाँ पर भी 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनाइन, यहाँ पर इंसीजर, यहाँ पर इंसीजर, यहाँ पर कैनाइन, यहाँ पर 3 मोलर, यहाँ 2 प्रीमोलर। तो ये जो है अगर हम डेंटल फॉर्मूला इसे बनाते हैं तो देखिए इंसीजर कितना है, इंसीजर पर ये सबसे पहले हम इंसीजर यहाँ से शुरू करते हैं, मोलर से। तो देखिए मोलर इंसीजर से शुरू करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इंसीजर यहाँ, फिर कैनाइन, फिर इसका प्रीमोलर, फिर मोलर। तो यहाँ पर देखिए इंसीजर कितना है 2/2, कैनाइन कितना है 1/1, प्रीमोलर 2/2, और मोलर 3/3। अब ये जो टीथ का जो देख रहे हैं कंडीशन, ये जो है 18 वर्ष के एडल्ट का है, समझे ना, 18 वर्ष के एडल्ट। अगर टीनेजर से उससे कम है, 18 भी तो टीनेजर से होता है, मतलब कहने का मतलब 15 से बिलो अगर किसी का उम्र है और 8 साल से एबव है, तो उसमें जो है ये जो कंडीशन आएगा देखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर में देखते हैं तो इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, और मोलर भी हो जाएगा 2/2। ये जो लास्ट टीथ होता है उसको विजडम टीथ कहते हैं, और ये जो है 18 के बाद ही आता है, या लगभग 18 के आसपास आता है विजडम टीथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ का अगर हम देखते हैं तो 2/2 इंसीजर होगा, कैनाइन 1/1 होगा, प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में जो है मिल्क टीथ में प्रीमोलर नहीं होता है, तो 0/0 हो गया, और मोलर होगा लेकिन 2/2 होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग ये मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला निकाल लिए। तो अगर हम लोग देखते हैं कि टोटल इंसीजर कितना है, टोटल इंसीजर पूरा एडल्ट में जो 18 एज के क्रॉस कर रहा है, तो टोटल इंसीजर देखिए 2 2 4, एक साइड में 4 है तो इधर भी 4 होगा, तो कितना होगा 8। इंसीजर टोटल 8 है। कैनाइन कितना है 2 है इधर, तो 2 इधर भी होगा, तो 4। देखिए अब निकाल लेते हैं प्रीमोलर इधर है, 2 ऊपर 2 नीचे, तो 2 2 4, तो 4 इधर है तो इधर भी तो 4 होगा, तो +8 हो गया। इसका मोलर देखिए, मोलर टोटल मोलर कितना है, 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो 3 3 6, तो 6 इधर होगा तो 6 इधर होगा, तो इधर हो गया 6 6 से 12 हो गया 12। और टोटल टीथ काउंट कीजिए कितना हो गया, तो 12 8 कितना होता है 20, 24 कितना 24, आइए कितना हो गया 32 हो गया। तो टोटल हम लोग के जो एडल्ट जो है 18 ईयर क्रॉस करने के बाद जो है लगभग 32 टीथ होता है, लेकिन सब में नहीं होता है, किसी में विजडम आता है नहीं आता है। अब मेरे को ले लीजिए, मेरा 28 ही दांत है, विश्वास नहीं होगा तो काउंट कर लीजिएगा करके, तो ये है 28 ही दांत है, बराबर है। चलिए अब मिल्क टीथ की बात करते हैं। तो इसमें देखिए 2 2 4 गुना 8, 2 4 प्लस इसमें कितना है, ये 2 2 4 4 8 है, तो देखिए 8 8 16 4 20, यानी मिल्क टीथ जो है वो टोटल 20 टीथ का सेट होता है।
यानी 10 पेयर होता है। मिल्क टीथ कितना होता है? 10 पेयर होता है। और परमानेंट टीथ जो है वो कितना होता है? तो ऑलरेडी आप समझ गए, 18 से कम एज में होगा तो 28 के आसपास होगा, और 18 के क्रॉस करेगा किसी में अगर विजडम टीथ आ गया तो आप समझ गए हैं कि कितना होगा। चलिए अब हम लोग डाइफ्यूडोंट इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम लोग 2 बार हम लोग को दांत मिलता है, एक मिल्क टीथ जिसको डिसिडुअल टीथ भी बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ कहते हैं, और वो जो जबड़ा बढ़ने के कारण क्या होता है, टीथ का जो है गैपिंग बढ़ जाता है। बचपन में छोटे छोटे दांत होते हैं तो वो टीथ का जो है गैपिंग बढ़ता है तो टीथ का आपसी सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, तो ये टीथ जो है झड़ जाता है, इसलिए इसको डिसिडुअल टीथ कहते हैं, टेम्पोररी टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं, और इसके स्थान पर जो है ना परमानेंट टीथ आता है। तो वी गेट 2 टाइम टीथ, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड डाइफ्यूडोंट। अब देखिए हम लोग में सब दांत डाइफ्यूडोंट नहीं है, हम लोग का कुछ दांत जो है मोनोफ्यूडोंट है। तो मोनोफ्यूडोंट कौन कौन है हम लोग का टीथ? ध्यान से सुन लीजिएगा। मोनोफ्यूडोंट टीथ में हम लोग का है ऑल प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है ना, मोनोफ्यूडोंट है, मोनोफ्यूडोंट, फ्यूडोंट। पहला कौन है? ऑल प्रीमोलर और लास्ट मोलर, याद रखिएगा। ये जो ना मोनोफ्यूडोंट है, बाकी सब दांत हम लोग का डाइफ्यूडोंट है। 2 बार हम लोग को दांत मिलता है, सब दांत 2 बार मिलता है, लेकिन ऑल प्रीमोलर एक ही बार मिलता है और लास्ट मोलर एक ही बार मिलता है। चलिए इसके बाद जो है ना हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, ये कि टीथ जो है वो कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो टीथ जो है डाइजेशन में इस प्रकार हेल्प करता है कि वो च्युइंग करके, चबा करके, काट करके, पीस करके, घीस करके। भाई टीथ 4 तरह का है, इंसीजर किसमें कैंची की तरफ काटने का काम करता है, केनाइन जो चीड़ फाड़ करने का काम करता है, इसलिए केनाइन जो है मांसाहारियों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और प्री मोलर्स जो है ना ये पीसने का काम करता है, ग्राइंडिंग, और मोलर जो है च्युइंग का काम करता है। तो इस प्रकार जो है ना टीथ का फंक्शन हो गया। तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड हेट्रोडोंट, एंड आवर टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ। हमारा जो दांत है सॉकेट ऑफ जॉ में एम्बेडेड है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड थिकोडोंट, इसलिए हम लोग को थिकोडोंट कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखें कि दांत जो है इसका हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अगर हम लोग टीथ का स्ट्रक्चर का, तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर है टीथ का। देखिए टीथ जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। इसमें ही डालिए तो देखिए टीथ जो है ना इसमें क्या है कि हम लोग ने देखा कि जो बाहर का जो पार्ट है इनेमल जो हार्डेस्ट पार्ट है, इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है, और ये जो है अगर हम कहें कि बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट कौन है तो इनेमल, और हार्डेस्ट टिश्यू कौन है तो बोन इज हार्डेस्ट टिश्यू, एंड इनेमल व्हाइट इज मिल्की व्हाइट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, तो इसको हम लोग कहते हैं इनेमल। अब देखिए यहाँ पर जो है डेंटाइन है, ये क्या है डेंटाइन, और ये पल्प कैविटी है, और यहाँ पल्प कैविटी के बाद ओडोंटोब्लास्ट, ये टीथ का मदर सेल भी कहा जाता है, ओडोंटोब्लास्ट, ये जो है ना पल्प कैविटी के दीवार पर चिपका हुआ होता है। तो ये गम्स हो गया, गम्स और टीथ आपस में जुड़ा रहता है, जुड़ने का काम जो करता है उसको सीमेंट कहते हैं। तो ये देखिए गम्स हो गया, और इसको सीमेंट कहते हैं, सीमेंट। और देखिए ये जो है इनेमल है, ये जो है डेंटाइन है, और ये पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी है। और देखिए इसमें जो है ना ब्लड वेसल्स और नर्व सेल्स होते हैं, और यहाँ पर जो यही पल्प जो नीचे आता है तो इसको रूट कैनाल कहते हैं, रूट कैनाल कहते हैं। तो रूट कैनाल देखिए कभी कभी किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो RCT आप नाम सुने होंगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें जो है रूट को जो इन्फेक्शन होता है उसको साफ करता है डेंटिस्ट लोग। तो चलिए ये रूट है, तो रूट कैनाल, ऊपर जो है पल्प कैविटी कहते हैं, नीचे इसको रूट कैनाल कहते हैं, रूट कैनाल। अब देखिए इसके अंदर जो है ये जो है ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स ये रहता है, और ये जो है सीमेंट है जो गम्स और टीथ को आपस में जोड़े हुए रहता है।
तो अब एक बार फिर से हम इसको रिपीट करना चाहेंगे कि जो आउटर मोस्ट लेयर है इनेमल लेयर है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, और इसके बाद डेंटाइन है, स्पॉन्जी लेयर है, और उसके अंदर जो पल्प कैविटी है जिसमें पल्प यानी पल्प क्या होता है तो नर्व और ब्लड वेसल्स होता है, नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स होता है। तो ये टीथ के बारे में ओवरऑल जानकारी है। इसके बाद हम लोग ये टीथ क्या करता है, तो ये टीथ जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन करता है, यानी फूड मटेरियल को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। अब देखिए ये इतना बड़ा ये है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया देखिए, और इसी को तोड़ करके हम बहुत छोटे छोटे पार्ट बना दिए, तो इसका किसका सरफेस एरिया, सरफेस वॉल्यूम रेशियो किसका ज्यादा है, ए का या बी का, तो कहेंगे सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसके बनिस्पत इसका सरफेस एरिया क्या है बहुत ज्यादा है। तो सरफेस ज्यादा होने से एंजाइम के जो एक्शन है वो बढ़ जाता है, एंजाइम जो है मोस्ट इफिशिएंटली उस पर वर्क करता है। तो ये रहा डाइजेशन इन माउथ। तो माउथ में डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है, 30% स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और एंजाइम है टाइलिन, एक और एंजाइम हमने बताया लाइसोजाइम, और कुछ आयंस का सिक्रीशन होता है जैसे Na+, K+, Cl-, HCl, ये HCO3-, ये सब बाइकार्बोनेट आयन इसका सिक्रीशन होता है। और इसका जो टाइलिन का ऑप्टिमम जो pH होता है वो 6.8 के आसपास होता है, 6.8 के आसपास होता है। तो सलाइवा जो है उसका pH जो है 6.8 के आसपास होता है। अब हम आते हैं स्टोमक में डाइजेशन। तो स्टोमक में कैसे फूड जाता है, देखिए फूड जो है माउथ में मस्टिकेटेड फूड जो होता है उसको बोलस कहते हैं, और बोलस को निगलने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डिग्लूटिशन। तो फूड को स्वेलिंग करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं डिग्लूटिशन। और ये फूड जो है डिग्लूटिशन के बाद आ जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस, ईसो मीन्स क्या होता है ट्यूब, और फेगस में से निकलने वाला, और ये जो है निकल करके यहाँ पर ले आता है कहाँ, स्टोमक में। तो यहाँ जो है स्पिंचर मसल्स के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल जब बताया था, तो अपर स्पिंचर, लोअर स्पिंचर। तो लोअर स्पिंचर को कार्डियक स्पिंचर कहते हैं। ये स्पिंचर जो है फूड को बैक फ्लो होने से रोकता है। तो स्टोमक में फूड आ गया। अब देखिए ये जो ईसोफेगस में इसमें कोई ग्लैंड नहीं होता है, इसलिए इसमें डाइजेशन जो माउथ जो हो रहा है वही कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही स्टोमक में फूड आएगा तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस से मिलेगा। तो टाइलिन जो काम कर रहा था माउथ में, सलाइवरी अमाइलेज, उसका फंक्शन रुक जाएगा स्टोमक में जाकर के, और जो स्टोमक का एंजाइम जो है वो सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब स्टोमक, डाइजेशन इन स्टोमक, तो इसको मिटा करके और डाइजेशन इन स्टोमक पर आते हैं। डाइजेशन के बाद अब हम लोग स्टोमक में डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए स्टोमक जो है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसमें 3 तरह का सेल्स होता है, ऑक्जेंट्रिक सेल जो HCl सिक्रीट करता है, पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल या फिर चिफ सेल, तो ये एंजाइम सिक्रीट करता है, और म्यूकस सेल या म्यूकस नेक सेल जो है वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। तो हम लोग अभी सबसे पहले देख लेते हैं रोल ऑफ HCl। HCl का क्या रोल है डाइजेशन में। तो देखिए HCl जो है वो जैसे फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और उससे क्या होता है कि एंजाइम्स जो है एक्टिव होता है और जर्म्स को भी किल करता है। जर्म्स को अगर कोई रॉन्गली कोई जर्म्स इंटर कर जाता है GIT में तो स्टोमक में उसको मार दिया जाता है। तो देखिए क्या करता है, कॉज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डीनेचुरेशन करता है, तोड़ता है। और इसके बाद कन्वर्ट प्रोटीन इनटू मेटा प्रोटीन, प्रोटीन को मेटा प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है जो एक्टिव फॉर्म है। तो इस तरह से जो है ना ये HCl का वर्क है। HCl का एक और वर्क आप लोग लिख सकते हैं इसमें कि इट किल द जर्म्स, जर्म्स को भी मारता है। इसके बाद रोल ऑफ पेप्सिन, तो रोल ऑफ म्यूकस देख लेते हैं, ओरली बता देते हैं इसके बारे में। म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस जो है वो स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ HCl। जैसे HCl जो है उससे एस्कोरिएशन, एस्कोरिएशन मतलब कि छीलन, जलन, ये जो है ना इसको अवॉइड करता है।
उससे बचाता है, एस्कोरिएशन से बचाता है। स्टोमक के दीवार को, हम लोग मांस खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, और हम लोग का पूरा शरीर मांस का ही बना हुआ है, वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है? तो ये म्यूकस जो सेल है वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, और यही म्यूकस का लेयर जो है वो स्टोमक के दीवार को, वॉल ऑफ स्टोमक को इसके इफेक्ट से बचाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा, ये बात जो है ना हम ऑलरेडी ग्लैंड में बता चुके हैं, समझे ना। कभी कभार उसमें ज़्यादा जैसे चटपटा भोजन, स्पाइसी फूड जो है, या फिर कुछ इन्फेक्शन के कारण जो है एक्सेस जो है ना एसीएल का सिक्रीशन होता है, तो उससे एस्कोरिएशन होता है और पेप्टिक अल्सर होता है। उसके बारे में हम ऑलरेडी बतला चुके हैं ग्लैंड्स में, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं रोल ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीएज है, तो ये प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, और पेप्टाइड पेप्टोन प्रोटीओजेज में तोड़ देता है। तो ये प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको तोड़ करके इस तरह से ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अब देखिए पेप्सिन पेप्टाइड पेप्टोन और प्रोटीओजेज में तोड़ देता है। देखिए रेनिन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो स्टोमक से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। तो देखिए ये जो रेनिन है, मिल्क प्रोटीन जो है केसिन को डाइजेस्ट करता है, और ये रेनिन जो है ना बच्चों में और एडल्ट एनिमल्स में सिक्रीट होता है। बच्चों में, हम लोग में क्या है कि एडल्ट होने पर ह्यूमन बींग्स में किसी लोग में मिल्क जो है ना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसका कारण है रेनिन जो है ना एडल्ट होने पर कुछ कम निकलता है, या किसी में नहीं निकलता हो सकता है, तो उसमें मिल्क का डाइजेशन नहीं होगा। तो मिल्क जो है ना उसको रेनिन क्या कर, रेनिन जो है इसको एक्टिवेट कौन करेगा? तो रेनिन को जो है ना पेप्सिन ही एक्टिवेट कर देता है, और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो मिल्क प्रोटीन जो है केसिन को पाराकेसिनेट में तोड़ देगा, और पाराकेसिनेट कैल्शियम से मिल करके कैल्शियम पाराकेसिनेट बना लेगा, कैल्शियम पाराकेसिनेट बना लेगा। और देखिए कैल्शियम पाराकेसिनेट को फिर पेप्सिन जो है तोड़कर पेप्टाइड पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा, वो डेरिवेटिव प्रोटीन बना देगा। तो इस तरह से जो है ना देख सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो ये सारा बात ओरली हम बोले हैं, ये ऑलरेडी पहले ही टाइम बचत के लिए लिख दिए हैं, क्योंकि लिखने में टाइम किल होता। तो आप इसका एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो होता है वो पैनक्रेटिक जूस के द्वारा और इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पैनक्रेटिक जूस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पैनक्रियास जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एसिनी कहते हैं, और उससे जो है पैनक्रेटिक जूस निकलता है, वो डिओडेनम में आता है। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं पैनक्रेटिक जूस में, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना बहुत सारे होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन, प्रो इलास्टेज और प्रो कार्बोक्साइपेप्टाइडेज, ये सब एंजाइम है। अब देखिए प्रोटीन जो होता है वो लंबा सा चेन होता है पेप्टाइड, देखिए अमीनो एसिड का बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए एक जो है एन टर्मिनल है, यहाँ पर एमाइनो ग्रुप होगा, एन टर्मिनल है एमाइनो ग्रुप होगा, और यहाँ पर सी टर्मिनल है, यहाँ पर कार्बोक्साइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर कोई पेप्टाइडेज जो है यहाँ पर काट रहा है तो ये एक्सोपेप्टाइडेज है, एक्सोपेप्टाइडेज है, यहाँ पर जो काट रहा है, देखिए यहाँ पर काट रहा है तो एक्सोपेप्टाइडेज है। और अगर बीच में कहीं काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है तो एंडोपेप्टाइडेज, देखिए एंडोपेप्टाइडेज, और ये क्या है तो एक्सोपेप्टाइडेज है। तो देखिए एक्सोपेप्टाइडेज दो तरह का हो गया, एक कार्बोक्साइल जो है ना एंड पर यानी सी टर्मिनल पर काटेगा तो उसको कहेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहेंगे, और जो यहाँ देखिए एमाइन टर्मिनल पर काटेगा एमाइनो पेप्टाइडेज कहेंगे, और जो बीच में काटेगा एंडोपेप्टाइडेज कहेंगे। तो देखिए एंडोपेप्टाइडेज में कौन कौन है, देखिए ट्रिप्सिनोजेन एंडोपेप्टाइडेज है, काइमोट्रिप्सिन एंडोपेप्टाइडेज है, प्रो इलास्टेज एंडोपेप्टाइडेज है, और ये अंतिम वाला जो है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एक्सोपेप्टाइडेज है, या प्रो कार्बोक्सी। देखिए ये प्रो कार्बोक्सी जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जब कन्वर्ट होगा तो ये कार्बोक्साइल जो एंड है यहाँ पर प्रोटीन को काटेगा। यहां तक समझ आ गया? अब आइए तो सबसे पहले हम ट्रिप्सिनोजेन की बात करते हैं। ट्रिप्सिनोजेन
ये पैनक्रियाटिक जूस में रहता है। और ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किसके द्वारा होगा? तो देखिए इंटेरोकाइनेज जो है इसके द्वारा ये एक्टिव होता है, इंटेरोकाइनेज के द्वारा। देखिए ये लिख देते हैं ट्रिप्सिनोजेन, और इसको एक्टिव कौन किया? इंटेरोकाइनेज। और एक्टिव करने के बाद इसको देखिए कि किस में बदलता है, तो ट्रिप्सिनोजेन कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। नाउ दिस इज एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन इज इनएक्टिव फॉर्म और इट इज एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज इनटू ट्रिप्सिन। नाउ दिस ट्रिप्सिन अगेन कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन। तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन में बदल दिया। देखिए ट्रिप्सिन में बदल दिया, तो इसको कहते हैं ऑटो एक्साइट। देखिए ऑटो एक्टिव, इसको क्या कहते हैं? ऑटो एक्टिव। तो ट्रिप्सिनोजेन एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज एंड एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन आल्सो एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। बात समझ आई? फिर से सुनिए, शायद नहीं समझ में आई होगी। तो ये ट्रिप्सिनोजेन जो है इंटेरोकाइनेज के द्वारा एक्टिव हुआ, ट्रिप्सिन में बदल गया। दो भाई है, ठीक है। देखिए ये भी ट्रिप्सिनोजेन है, ये भी ट्रिप्सिनोजेन है, दोनों भाई है, ठीक है। एक भाई को किसी ने नौकरी लगा दिया, एक्टिव हो गया, कमाने लगा। अब ये नौकरी लग गया इसका, तो समझ जाइए कि आमदनी होने लगा, कुछ पहचान बना, और उस पहचान के बदौलत ये क्या किया कि इस भाई को भी नौकरी लगा दिया। अब दोनों भाई जो है ना एक्टिव हो गया, ठीक है। ये ट्रिप्सिन जो है ऑटो एक्टिव है, यानी कि एक्टिव ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर रहा है अपने से। चलिए ये बात समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये भी इंडोपेप्टाइडेज है। अब इंडोपेप्टाइडेज यहां पर समझ गए, बीच में काटता होगा, कोई इंड पर नहीं काटता, बीच में काटता है। अब देखिए इंडोपेप्टाइडेज जो है एक्टिवेटेड किसके द्वारा एक्टिवेट होगा? ये सारा एंजाइम अब जितना भी एंजाइम पढ़ रहे हैं ये सबको ट्रिप्सिन ही एक्टिव करेगा। यहाँ जहां जितना भी लिखे हैं सबको ट्रिप्सिन ही एक्टिव करेगा। तो देखिए काइमोट्रिप्सिनोजेन इंडोपेप्टाइडेज है, एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, ऑप्टिमम पीएच 8। सब का ऑप्टिमम पीएच जो है ना जितना लिखा है उसका 8 है, केवल एक्सोपेप्टाइडेज को छोड़ करके। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है ना उसका ऑप्टिमम पीएच जो है 7.4 के आसपास होता है। तो आइए देखिए प्रो इलास्टेज क्या करेगा? तो इलास्टिक प्रोटीन जो है येलो इलास्टिक उसको तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा, पेप्टोन इसमें तोड़ेगा। आइए इसके बारे में देखा जाए कि प्रो इलास्टेज जो है ये एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन इनटू इलास्टेज, एंड नाउ एक्टिवेटेड इलास्टेज जो है इसका ऑप्टिमम पीएच 8 है। तो भाई 8 रहेगा तो ज्यादा माने बढ़िया से एक्टिव होकर काम करेगा ये। और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है एक्सोपेप्टाइडेज है। एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब कोई टर्मिनल इंड पर काटेगा, और ये जो है एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन और ऑप्टिमम पीएच जो है 7.4 है। तो ये जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किस में बदलेगा? तो मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसको ट्राइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड में तोड़ देगा। बहुत लंबा चेन है जिसमें बहुत संख्या में क्या है एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो पॉलीपेप्टाइड को ये तोड़ करके ट्राइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड पेप्टोन ये सब में तोड़ देगा। और अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन हाँ अभी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ही बताए हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ही बताए हैं। अभी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट ये भी बताएंगे। तो अब हम लोग इसके बाद जो है इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है ना इंटेस्टाइनल जूस के बारे में देखते हैं। अब देखिए डाइजेशन बाय इंटेस्टाइनल जूस ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इंटेस्टाइनल जूस जो है उसको कहते हैं सैकस इंटेरिकस,
और ये भी बता चुके हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड में 2 तरह का ग्लैंड आता है आपको, ब्रूनर ग्लैंड जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है, और क्रिप्ट ऑफ लिवरकन या लिवरकन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड के बारे में ऑलरेडी जब ग्लैंड बता रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो उसमें बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े कि ये जो है ना एमिनो एसिड का लंबा चेन है, यही प्रोटीन है, और बीच में जो काटता है वो इंडो, देखिए ई मतलब इंडो पेप्टाइडेज, और जो बाहर काटता है, जिससे कोई एन टर्मिनल पर काटेगा चाहे कोई सी टर्मिनल पर काटेगा, तो सी टर्मिनल कार्बोक्साइल रहता है, तो ये कार्बोक्साइल पेप्टाइडेज कहेंगे, और इधर एमाइनो ग्रुप पर काटेगा तो एमाइनो पेप्टाइडेज कहेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस में निकलता है अमाइनो पेप्टाइडेज, तो एमाइनो पेप्टाइडेज जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काटेगा, एमाइनो मतलब एन टर्मिनल पर काटेगा, तो इसको एमाइनो पेप्टाइडेज कहेंगे। और क्या रिलीज करेगा, तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पर काटता है, यहाँ पर कोई काटेगा, तो कितना एमिनो एसिड रिलीज होगा, एक एमिनो एसिड रिलीज होगा ये, बाकी तो ये चेन में ही रहेगा, सिंगल एमिनो एसिड रिलीज होगा, तो इट रिलीज सिंगल एमाइनो एसिड एंड कहां पर ये कैसा ये है, तो एक्सोपेप्टाइडेज है, यानी कि एक टर्मिनल एंड पर काटेगा। इसके बाद आइए ट्राइपेप्टाइडेज, तो ट्राइपेप्टाइडेज किस पर काम करेगा, तो ट्राइपेप्टाइड पर, देखिए ट्राइपेप्टाइड, ठीक है, ये है ट्राइपेप्टाइडेज है, टीपी ट्राइपेप्टाइडेज, इसको बदल देगा डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड। आप ऐसे भी समझिए ना, देखिए 3 एमिनो एसिड है, क्लियर है। अब यहाँ पर ट्राइपेप्टाइडेज जो है ना काम किया, ये टीपी, ठीक है, तो इसको लिख भी देते हैं और समझा भी देते हैं। देखिए ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, तो ट्राइपेप्टाइडेज जो है इसको ट्राइपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड, ए मतलब हो गया एमिनो एसिड, ए मींस हो गया एमिनो एसिड। अब देखिए यहाँ पर देखिए ट्राइपेप्टाइड डाइपेप्टाइड प्लस एमिनो एसिड बन गया। अब क्या है कि इसको हम ऐसे समझें, ये जो है ना 3 एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से, इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड है और 3 एमिनो एसिड है, तो ये हो गया ट्राइपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड है ट्राइपेप्टाइड। और ये टीपी जो है, टीपी ट्राइपेप्टाइडेज एंजाइम जो है, इसको तोड़ दिया, देखिए 2 एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है तो डाइपेप्टाइड, अब प्लस ये निकल गया, देखिए ए, ये एमिनो एसिड है, इसे टूट कर अलग हो गया। चलिए अब देखिए डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइडेज, डेज लिख देते हैं, डाइपेप्टाइडेज रिलीज 2 एमिनो एसिड, तो देखिए ये जो है ना ये डाइपेप्टाइड है, ठीक है, और ये एंजाइम जो है, एंजाइम यहाँ पर काम किया, तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं डाइपेप्टाइड, देखिए डाइपेप्टाइड, और एंजाइम का नाम है डाइपेप्टाइडेज। देखिए डाइपेप्टाइडेज एंजाइम, डाइपेप्टाइड को तोड़ दिया किसमें, एक एमिनो एसिड प्लस ए, 2 एमिनो एसिड तोड़ दिया। देखिए डाइपेप्टाइड तो 2 एमिनो एसिड है, आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, यहाँ पर देखिए डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, इसको तोड़ दिया, देखिए ए एमिनो एसिड प्लस ए एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड टूट गया। तो इस प्रकार जो है ना प्रोटीन डाइजेस्ट होकर फाइनली क्या बना, एमिनो एसिड, प्रोटीन फाइनली डाइजेस्ट होकर क्या बना, एमिनो एसिड। तो हम लोग अभी तक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन प्रोटीएज के बारे में देखे या पेप्टाइडेज के बारे में देखे, वो कितना तरह का होता है, कौन इंडो होता है, कौन एक्सो होता है। इंडो में हम लोग क्या क्या पढ़े, ट्रिप्सिनोजेन इंडोपेप्टाइडेज है, ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजेन एक ही बात है, एक इनएक्टिव है एक एक्टिव है, तो ट्रिप्सिन, इसके बाद रेनिन, इसके बाद इलास्टिन को डाइजेस्ट करने वाला इलास्टेज, तो ये सब एंजाइम जो है एक्सो है। और इंडो में हम लोग 2 देखे, कौन कौन, तो एक सी टर्मिनल पर काटेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और एक एन टर्मिनल पर काटेगा एमाइनो पेप्टाइडेज। तो ये सब एंजाइम्स के बारे में है, इसका पिक ले लीजिए।